नमस्कार दोस्तों। गरीब माँ का बलिदान। अनीता की शादी रायपुर में राजेश के साथ 4 साल पहले हुई थी। राजेश बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। राजेश अक्सर अनीता को ताने मारता कि 4 साल हो गए शादी को, अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। अनीता बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन राजेश अनीता को छोड़कर चला गया। अनीता को पता चला कि राजेश दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। अनीता को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले से ही बीमार रहती थी। पर अनीता के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। अनीता की माँ, बेटी तू अचानक कैसे आई और दामाद जी नहीं आए? अनीता, माँ वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। अनीता रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। अनीता को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए अनीता बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। हकीम, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये पेट से है। जानकी, क्या? हकीम, जी मेरी बेटी माँ बनने वाली है। अनीता, माँ मैं क्या करूँ? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। अनीता के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अनीता को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ़ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद अनीता एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है। पर अनीता की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। अनीता की माँ का देहांत हो जाता है। अनीता माँ के बिना अधूरी हो गई थी। अनीता ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे अंकित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, मालकिन, अनीता तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अनीता, अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी ख़त्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। अनीता, भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दुकानदार, मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ एक काम कर, वो जो दूध के डिब्बे रखे हैं ना, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। अनीता सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब अनीता अपनी झुग्गी में सो रही होती है, पड़ोसी, अरे उठो उठो सब, बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। पड़ोसन, अनीता, ओ बेटी अनीता जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लगी है। अनीता, अरे झुग्गी में आग कैसे लग गई? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को। अनीता जैसे तैसे बेटे को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी अनीता के मुंह पर गिर जाती है। अनीता अपनी परवाह किए बिना बेटे को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर अनीता का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। अनीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर अनीता इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती।
उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब अंकित स्कूल जाने लगा था और अनीता चाहती थी कि अंकित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने। इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन अंकित, अरे राजू आजा, रुक, मैं भी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू मेरे कमरे में बैठ। राजू, नहीं अंकित, तू मुझे कॉपी यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अंकित, अच्छा ठीक है राजू। अनीता, अरे अंकित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर वो घर के अंदर क्यों नहीं आया? अंकित, वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वो ही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना ख़राब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है माँ। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों? अंकित गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। अनीता रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और अनीता की मेहनत से अंकित पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। अनीता को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। अंकित की नौकरी लग गई है और अब वो घर का खर्च भी उठाएगा और अनीता को आराम मिलेगा और वो बेटे का सुख भोग पाएगी। अंकित अपने ऑफिस की लड़की सालू से शादी कर लेता है। अनीता बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन अंकित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। सालू अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। सालू, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही है, आप प्लीज़ उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नज़र नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बनाकर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियाँ आने वाली होंगी। बेचारी अनीता कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में सालू की सहेलियाँ लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी अनीता वहाँ सब्जी का कटोरा लेकर आती है और जब वह एक लड़की को सब्जी देने लगती है, सहेली पूछती है, ये कौन है? सालू, अरे ये मेरी नौकरानी है। सहेली कहती है, अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। सालू के मुँह से नौकरानी सुनकर अनीता घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की अनीता का मुँह देख लेती है और डर जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। सहेली, कितना बदसूरत चेहरा है, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। सालू की सभी सहेलियां जाने लगती है। सालू, अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो, खाना तो पूरा खाकर जाओ। सहेली, नहीं, हमें अब भूख नहीं है, हम लोग अब चलते हैं। सालू गुस्से में कहती है, करा दी ना मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। मैंने कितनी बार कहा था, अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो अंकित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अंकित के आने के बाद सालू तरह तरह की बातें बनाकर अनीता के खिलाफ उसे भड़काती है। सालू, अंकित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। अंकित, माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते, हमारा भी अपना जीवन है,
हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपका ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। अनीता, पर बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी मेरे बेटे। मुझे छोड़कर मत जाओ। अंकित अपनी माँ की बात को नहीं मानता और शालू के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। अनीता बेटे के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। बेटे के बिना जीवन काटना अनीता के लिए एक सजा थी। एक अंकित ही तो था जो उसके जीने की आस था। बेटे के जाने के दुख से अनीता बीमार रहने लगी। उधर अंकित शालू के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन अंकित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। अंकित, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अनीता बेटे के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। अनीता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ़ में हो। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। अनीता की तबीयत बिगड़ने लगती है, उनकी सांस फूलने लगती है। श्यामा मौसी, क्या हुआ अनीता? अरे, ये तो बेहोशी की हालत में हो रही है और तेज बुखार भी है। लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से अनीता को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर अनीता का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है। नर्स, डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर अंकित है, उनकी वाइफ मिसेज शालू उनके साथ है। अनीता, मेरा बच्चा अंकित? अनीता, डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर अंकित को देखने लगता है। वो शालू से कहता है, डॉक्टर देखिए, हमें जल्दी ही एक हार्ट की ज़रूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। शालू रोने लगती है। अनीता उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर शालू को अपने पास बुलाती है। अनीता, शालू रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आँच भी नहीं आ सकती, तुम चिंता मत करो। शालू रोते हुए अंकित के पास चली जाती है। अंकित की तबीयत का सुनकर अनीता की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बेटे को बचा लो। कुछ समय बाद अंकित की तबीयत में सुधार आता है। डॉक्टर, ओह गुड मिस्टर अंकित, अब आप कैसा फील कर रहे हो? शालू, आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ ही दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अंकित, शालू, मुझे किसने बचाया, मुझे बताओ, उनका मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर, अंकित, आपकी माँ अस्पताल में थी जब आपको लाया गया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब उन्होंने आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी माँ का है। अंकित, माँ, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए? क्यों माँ, क्यों? मुझे माफ़ी मांगने का हक भी नहीं दिया माँ। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। श्यामा मौसी, अंकित बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदानों का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए तुम्हारी माँ को मिला था। वो खुद आग की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। अंकित श्यामा मौसी की बात को सुनकर बहुत रोता है। शालू भी अपने किए पर बहुत दुखी थी। अंकित गंगा घाट पर माँ की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है।
एक माँ ने यह साबित कर दिया था कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते। तो दोस्तों, आपको यह माँ बेटे की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।